4 जुलाई 2020 रात के 2 बजे कानपुर। पुलिस के 20 प्लस जवान एक सफेद इनोवा में थे। उन्हें एक फोन कॉल मिला था। विकास दुबे एक घर में छिपा हुआ है, फरार अपराधी, हथियारबंद और खतरनाक। जब पुलिस के जवान उस घर के बाहर पहुंचे तब तक एक आदमी पहले ही थाने में रिपोर्ट कर चुका था। विकास देवरिया में शिफ्ट हो गया, सुरक्षित स्थान पर। पुलिस ने तुरंत देवरिया की तरफ रुख किया। सुबह का समय बदलने वाला था। रास्ते में एक चेक पॉइंट था और तभी एक सफेद बुलेरो जीप उस दिशा से तेजी से आ गई। पुलिस ने रुको का इशारा किया, लेकिन जीप ने रुकना नहीं माना। स्पीड और बढ़ने लगी। पुलिस को लगा कि कोई गुंडे हो सकते हैं। सभी ने बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखी थी। एक कांस्टेबल ने जीप के पास पहुंचते ही गोली चलाई। फिर और कांस्टेबल्स ने फायरिंग शुरू कर दी। 20 गोलियां। जीप रुक गई। पुलिस ने देखा, आदमी गिर गए थे। जब एक कांस्टेबल जीप के पास गया और खिड़की खोला तो वो शख्स पहचान गया। वो कानपुर का सबसे खतरनाक डॉन था। वो विकास दुबे था। उसके हाथ में रिवॉल्वर था, लेकिन वो खाली था। कभी गोली नहीं चली। 40 साल तक कानपुर में जो खौफ पैदा कर रखा था, वो एक ही रात में खत्म हो गया। लेकिन ये जो मौत थी, वो तो बस शुरुआत थी एक बहुत बड़ी और डरावनी कहानी की। क्योंकि विकास दुबे का असली सच बहुत ज्यादा अंधेरे में था। ये कहानी सिर्फ एक आदमी की नहीं थी। ये पूरी एक सिस्टम की, भ्रष्टाचार की, पूरे एक राज्य के अंडरवर्ल्ड की और एक टूटी हुई न्याय व्यवस्था की कहानी थी। 1960 एक छोटी गली में छोटे से घर में विकास दुबे पैदा हुआ। उसका बाप हरि दुबे एक ठेकेदार था। पैसे थे घर में, प्रॉपर्टी थी, इज्जत भी थी समाज में। लेकिन प्यार बिल्कुल नहीं था। बाप बहुत सख्त था। रोज पिटाई, रोज डांट। विकास छोटा था तो ही प्रॉब्लम चाइल्ड बन गया। स्कूल के टीचर कहते थे ये लड़का आगे जाकर कुछ करेगा, लेकिन गलती से विकास 10वीं में फेल हो गया। पढ़ाई में शून्य रुचि थी। बाप ने स्कूल भेजने के लिए जोर डाला, लेकिन विकास कभी भी ईमानदार नहीं था। 10वीं के बाद स्कूल छोड़ दिया। छोटे काम करता रहा पहले, गाड़ी चलाना, शादी में तंबू लगाकर पैसे कमाना, कंस्ट्रक्शन साइट पर मजदूरी का काम। लेकिन उसका दिमाग हमेशा एक ही चीज सोचता था, पैसा, ताकत। और सिर्फ पैसे की ताकत नहीं, आदमी पर ताकत, कंट्रोल, डर से देखा जा सकता है, ये सोचता था विकास। 1980 के आसपास विकास ने एक छोटा गैंग बना लिया। छोटे छोटे गुंडे थे, दुकान पर चढ़ाई करना, छोटे मालिक से मामूली हफ्ता लेना। कानपुर में उस जमाने में ऐसा ही होता था। पुलिस को सोचा जाए तो ठीक है, नहीं तो गोली। विकास अपने दोस्त से कहता था, जो लोग डरते हैं वही पावरफुल होते हैं, और जो पावरफुल होते हैं वो सब कुछ कर सकते हैं, राज करते हैं। एक दिन एक छोटे बिजनेस में उसे नुकसान हुआ। तुरंत फैसला कर लिया, पहले हफ्ता मारो, आदमी नहीं देगा तभी डराओ, डरा नहीं तभी मार डालो। यही था विकास की रणनीति। निर्दयी, कोई रहम नहीं, कोई समझौता नहीं, सिर्फ ताकत और पैसा। और जब ये रणनीति काम आने लगी तो उसके आत्मविश्वास ने और ऊंचाई पकड़ी। 1985 में विकास का पहला बड़ा अपराध रिकॉर्ड आया। कानपुर में एक व्यापारी था, राजेश कुमार। उसके पास एक प्रमुख रियल एस्टेट प्रॉपर्टी थी। विकास उसे चाहता था। राजेश ने मना कर दिया, ये मेरा घर है, वंशानुगत संपत्ति है, मैं नहीं दे सकता। विकास के लिए यह सब महत्वहीन था। भावनात्मक मूल्य, पारिवारिक इतिहास, व्यक्तिगत भावनाएं, कोई बात नहीं। आदेश दिया, किडनैप करवा लो। राजेश को किडनैप करवा दिया गया। 72 घंटे बाद पूछताछ की गई। 50 लाख दे दो या पति को हमेशा के लिए भूल जाओ। राजेश की पत्नी मीरा 5 घंटे पुलिस स्टेशन में सब बताती रही। पुलिस ने केस दर्ज किया, FIR लिखी। लेकिन उसी दिन कमिश्नर से एक कॉल आया, ये केस बंद कर दो, ये प्रॉपर्टी विकास दुबे के इंटरेस्ट में है, ज्यादा जांच मत करो। केस बंद हो गया। राजेश के पास क्या ऑप्शन था? 50 लाख दे दिए, लेकिन जिंदगी में वो कभी सामान्य नहीं रहा। डिप्रेशन में चला गया। पत्नी से ब्रेकअप। 2010 में राजेश एक ट्रेन के नीचे कूद गया। सुसाइड नोट लिखा था, मैं और नहीं लड़ सका। विकास ने सिर्फ प्रॉपर्टी नहीं ली, एक पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। 1993 कानपुर में एक लड़की थी, प्रिया, 18 साल की। कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी, इकोनॉमिक्स ऑनर्स की छात्रा। एक समझदार लड़की। उसके घर में एक मेड थी। उस मेड का विकास के गुंडे से कनेक्शन था। गुंडे ने विकास को प्रियान की फोटो दिखाई। विकास को वो पसंद आ गई। एक दिन प्रियान को रास्ते से किडनैप कर लिया गया। उसे 3 दिन तक गैंग रेप किया गया। उसकी मां सवित्री के साथ भी अत्याचार हुआ। बाद में दोनों को एक जंगल में छोड़ दिया गया।
दोनों बहुत पिटे हुए हालत में थे। प्रियान की स्पाइन में इतना नुकसान हुआ था कि वो हमेशा के लिए पैरालाइज्ड हो गई। अब वो व्हीलचेयर में बैठती है। सवित्री अब मानसिक अस्पताल में है। 30 साल बाद भी वो किसी केस में गवाही देने के बारे में नहीं बोल सकती, बस चुप रहती है, रोज रोती है। 1995 एक टैक्सी ड्राइवर था अशोक, 45 साल का। उसकी 3 लड़कियां थीं। विकास ने उसे कहा था, मेरे गुंडों को लखनऊ तक ले जा और कोई सवाल मत पूछ। अशोक को शक हुआ। एक दिन उसने मना कर दिया, नहीं जाऊंगा, मुझे कुछ गलत लग रहा है। विकास को यह बात पसंद नहीं आई। एक रात अशोक के घर पर विकास के 8 गुंडे पहुंचे। अशोक से कहा, बाहर आ। अशोक एक बार बाहर आया, तभी गुंडों ने उसे इतना मारा कि उसकी स्पाइन टूट गई। उसे म्यूनिसिपल हॉस्पिटल में भेजा गया। 6 महीने बाद अशोक पैरालाइज्ड होकर बाहर आया। अब वो अपनी टैक्सी में बैठता भी नहीं। उसके पास इलाज के लिए पैसे नहीं थे। पत्नी ने तलाक दे दिया। लड़कियां अंकल के पास चली गईं। अशोक अपने आप को बेकार समझता था हर दिन। 2000 इस साल में विकास ने खुद को थोड़ा वैध करने की कोशिश की। एक स्कूल खोला, चैरिटेबल ट्रस्ट बनाया, लेकिन ये सब सिर्फ ठगने के लिए था। लोगों को दिखाना था, देखो मैं एक दानी हूं, मैं अच्छा इंसान हूं। लेकिन पीछे वही काम था, जमीन कब्जा करना, रेप, मर्डर, उगाही, फोन पे कॉल। ये प्रॉपर्टी हमारी हो जाएगी, या तो तुम दे दो या हम ले लेंगे। 2000 से 2020 तक 20 साल। विकास के खिलाफ रजिस्टर्ड मामलों में 50+ मर्डर केस थे, 40+ रेप केस, 100+ उगाही और जमीन कब्जा करने के केस। एक शख्स के 50 मर्डर केस। लेकिन इतना बड़ा अपराधी होकर भी वो कभी भी किसी बड़े जेल में नहीं गया। क्यों? क्योंकि कानपुर पुलिस में उसके आदमी थे, सब कुछ सोचा हुआ था। एक थानेदार आग के घेरे में सीबीआई के एजेंट से बात करने वाला था विकास के बारे में। रात में विकास ने आदेश दिया, देखो ये सीबीआई वाला बहुत जिज्ञासु हो गया है, इसको सुलझा दो। थानेदार को सुबह घर पर ही हार्ट अटैक आया, मरा। एक दूसरा केस लिखा गया था जिसमें विकास साफ तौर पर आरोपी था। जज को फाइल दे दी। जज ने सब पढ़ा। केस सुनवाई में जज ने कहा, यह साफ मर्डर केस है। लेकिन फैसला देने से पहले जज ने एक अजीब दुर्घटना में अपनी कार पर काबू खो दिया, पेड़ से टकराई, मरा। एक पत्रकार थे नवीन, विकास पर एक इन्वेस्टिगेटिव आर्टिकल लिख रहे थे। अखबार में आर्टिकल छपी। विकास ने आदेश दिया, इसको इंक्लूड कर दो। 3 महीने बाद नवीन गंगा में लाश की हालत में मिला। सीबीआई ने जांच की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। हत्यारा कभी नहीं पकड़ा गया। लेकिन ये जो कुछ भी था वो सिर्फ कानपुर तक सीमित नहीं था। विकास के संबंध दिल्ली तक थे, मुंबई तक थे, यहां तक कि आईएसआई से संबंध होने की भी अफवाहें थीं। लेकिन ये सब कहीं भी आधिकारिक रूप से दर्ज नहीं था। 2015 में योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। उनका अभियान था बाहुबलियां पर सख्त कार्रवाई। पुलिस को आदेश दिया गया कि विकास को पकड़ा जाए, लेकिन विकास पहले ही अंदाजा लगा चुका था। वो भूमिगत हो गया, बुलेट प्रूफ सुरक्षित ठिकाने बना लिए, लगातार स्थान बदलता रहा। एक दिन एक जगह, दूसरे दिन दूसरी जगह। 2018 में विकास के खिलाफ एक मामला दर्ज किया गया, पूनम राणा हत्याकांड। पूनम एक नाबालिग लड़की थी, कानपुर में लापता हो गई थी। 3 महीने बाद उसकी लाश मिली। पोस्टमार्टम में स्पष्ट था कि बलात्कार के बाद उसकी हत्या की गई थी। उसके पास केवल एक सुराग था, सफेद बोलेरो जीप आखिरी बार पूनम के पास देखी गई थी। पुलिस ने जांच शुरू की। पूनम के माता पिता ने कहा, ये विकास दुबे के गुंडे थे, हमें पूरा यकीन है। केस में दर्ज किया गया संदिग्ध आरोपी विकास दुबे और उसका गिरोह। लेकिन विकास कहां था, किसी को नहीं पता। वो भूमिगत था। पुलिस ने उसकी संपत्तियों पर छापे मारे, कुछ हथियार मिले, कुछ सोना मिला, लेकिन विकास नहीं मिला। 2019 और 2020 का समय विकास बहुत सतर्क हो गया। हर 2-3 दिन में अपने ठिकाने बदलता रहा। उसने अपने नेटवर्क को भी छोटा कर लिया, क्योंकि जितना बड़ा नेटवर्क उतना अधिक जोखिम। लेकिन विकास अत्यधिक आत्मविश्वासी था। उसे लगता था कि वो कानपुर में अछूत है। जो भी उसके खिलाफ जाता था वो खत्म हो जाता था। केस बंद हो जाते थे, जज मर जाते थे, सीबीआई अधिकारी हादसों में मारे जाते थे। लेकिन विकास ने एक चीज को कम आंका, नई सरकार, नई पुलिस व्यवस्था और उनकी राजनीतिक इच्छा शक्ति। अब तक जो संरक्षण उसे मिला था वो पिछली सरकार से था। नई सरकार में वो संरक्षण नहीं रहा। 2 जुलाई 2020 की रात पुलिस को एक गुमनाम सूचना मिली, विकास देवरिया में एक सुरक्षित ठिकाने पर है। पुलिस ने छापे की योजना बनाई, लेकिन जैसे अक्सर होता है ये सूचना भी लीक हो गई। विकास को 1 घंटे पहले ही खबर मिल गई। वो तुरंत वहां से निकल गया, लेकिन ये बात पुलिस को भी पता चल गई। 3 जुलाई 2020 विकास को एहसास हो गया कि अब किसी न किसी तरह वो पकड़ा जाएगा। योगी सरकार में उसका कोई रक्षक नहीं था। जो नेता उसका समर्थन करते थे वे दूरी बनाने लगे।
पूरे सिस्टम को समझ आ गया कि अब खेल खत्म है, लेकिन विकास ने तय किया कि वो एक आखिरी कोशिश करेगा और लखनऊ जाकर एक प्रभावशाली नेता से मिलेगा। 4 जुलाई 2020 विकास अपने ड्राइवर के साथ जीप में बैठा और लखनऊ की ओर निकल पड़ा, लेकिन देवरिया में ही पुलिस का चेक पॉइंट था। विकास ने गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी। पुलिस ने कहा रुको, लेकिन उसने गाड़ी और तेज कर दी। पुलिस ने गोली चलाने का आदेश दिया। लगभग 20 गोलियां चली। जीप रुक गई। विकास मारा गया। जब विकास के शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल ले जाया गया तो जो सामने आया वो चौंकाने वाला था। उसके पास एक रिवॉल्वर था, लेकिन वो पूरी तरह खाली था। उससे एक भी गोली नहीं चलाई गई थी। ड्राइवर के पास भी कोई हथियार नहीं था। तो विकास ने आखिर किस पर गोली चलाई? पुलिस का आधिकारिक बयान आया। विकास दुबे अपराधी था। उसने पुलिस पर फायरिंग की। पुलिस ने आत्मरक्षा में उसे मार गिराया। यही कहानी मीडिया में चलाई गई। ट्विटर पर ट्रेंड हुआ #विकास दुबे एनकाउंटर्ड। न्यूज चैनलों ने जश्न मनाया। आखिरकार न्याय मिला। फिल्मी कलाकारों ने भी प्रतिक्रियाएं दी। लोगों ने खुशी मनाई। लेकिन ये न्याय नहीं था, ये एक हत्या थी, एक न्यायेतर हत्या। विकास को गिरफ्तार किया जा सकता था, अदालत में पेश किया जा सकता था, उसे सजा दी जा सकती थी, लेकिन ये आसान रास्ता था। एक एनकाउंटर, खत्म। न कोई सवाल, न कोई मुकदमा, न कोई सबूत। 1 महीने बाद एक पत्रकार अरुणाब कुमार ने इस मामले की जांच की। पता चला कि जिस गुमनाम सूचना ने पुलिस को खबर दी थी, उसी व्यक्ति ने पहले ही विकास को सचेत कर दिया था। क्यों? क्योंकि वो विकास का पुराना व्यावसायिक साझेदार था। उनके बीच एक गुप्त समझौता था। विकास को गिरफ्तारी से बचाओ, पुलिस को गलत दिशा में भटकाओ, और जब हालात शांत हो जाए तब विकास वापस आकर अपनी संपत्ति पर दावा करेगा, हम अपनी साझेदारी जारी रखेंगे। लेकिन ये योजना असफल हो गई, क्योंकि विकास मारा गया। उसकी संपत्ति उसकी पत्नी और उसके बेटे ऋषभ के पास चली गई। 1 महीने बाद ऋषभ भी एक एनकाउंटर में मारा गया। पुलिस ने वही कारण बताया, आत्मरक्षा में उसे मार गिराया गया। तो ये जो विकास दुबे की कहानी है, ये सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, ये एक टूटे हुए सिस्टम की कहानी है, जहां अपराधी इतने शक्तिशाली हो जाते हैं कि वे सरकार से भी ज्यादा ताकतवर बन जाते हैं, जहां पुलिस उतनी ही भ्रष्ट होती है जितने अपराधी, जहां रोज उगाही चलती है, जहां न्याय सिर्फ नाम का रह जाता है। विकास 40 साल तक जीवित रहा। उसके कारण 50 से ज्यादा लोगों की जानें गईं, 40 से ज्यादा लड़कियों की जिंदगी बर्बाद हुई। सोचिए कितने घर बर्बाद हुए, कितने परिवार टूट गए, और अंत में वो भी एक एनकाउंटर में मारा गया। न्याय नहीं हुआ, सिर्फ सत्ता बदली। पुरानी सत्ता गई, नई सत्ता आई, और जो पीड़ित थे उन्हें कभी न्याय नहीं मिला। कानपुर में अब विकास दुबे नहीं है, लेकिन जिन लोगों के परिवार उसने उजाड़ दिए, जिनकी जिंदगी उसने तबाह कर दी, उनके लिए आज भी वो दर्द जिंदा है। उनके लिए उसका एनकाउंटर ही एकमात्र संतोष था, लेकिन कानूनी न्याय उन्हें कभी नहीं मिला। यही है भारतीय न्याय व्यवस्था का कड़वा सच।